Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss reference, context, explanation and question answers of one act play The Bear. बेयर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पेपर ए क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 3 स्टेंजे दिए गए होंगे पोएट्री में से और एक लाइन आपको प्ले में से दी जाएगी। 4 प्लेज हैं, 4 प्लेज में से किसी प्ले में से एक लाइन दी जाएगी। या फर्स्ट क्वेश्चन में तो 5 पार्ट्स होंगे, 3 पोएट्री में से और 2 प्लेज में से। हर दफ़ा ये चीज़ वेरी करती रहती है, कभी पोएट्री में से 3 लिए जाते हैं और प्लेज में से 2 पार्ट लिए जाते हैं, और कभी प्लेज में से 1 पार्ट, और पिछले कई सालों से यानी कि पिछले कम से कम 3-4 सालों से प्लेज में से सिर्फ 1 पैराग्राफ लिया जाता है। ये बेयर, इसकी टेक्स्ट आपने पढ़ी थी। अगर कोई पैराग्राफ आ जाएगा, यहाँ से कोई लाइन आपको निकाल कर दे देंगे, तो आपने सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, फिर कंटेक्स्ट लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन करनी है और फिर कमेंट्स देने हैं। रेफरेंस कैसे लिखेंगे? सेम रेफरेंस है, मेरे हाथ में जो बुक है एक्यूट शॉर्ट स्टोरीज एंड वन एक्ट प्ले, और दिस इज रिटन बाय मी M.K. Bhutta, and as well as the name of the publisher is Advanced Publisher or AP Publisher. Now page number 117, The Bear by Chekhov. Reference: These highly attributed, ये सबसे आला, वेल चेरिश्ड और काबिल तारीफ, एंड अननक्सील और सबसे बरतर आला, लाइन्स आर द पार्ट ऑफ मास्टरपीस, ये लाइन्स हिस्सा हैं एक शाहकार का। शाहकार कौन सा? द बेयर, जिसका नाम द बेयर है। ओरिजिनेटेड, और ये प्ले इजाद हुआ है बाय द पेन ऑफ शेखव, शेखव के पेन से इजाद हुआ है, शेखव के पेन से लिखा गया है ये प्ले। ये रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि दी हुई लाइन्स के बारे में बताना होता है कि ये लाइन्स कौन से प्ले में से हैं और इन लाइन्स का जो प्ले है उसका राइटर कौन है। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट में आपने पस मंज़र पेश करना होता है कि पीछे क्या बात हो रही थी या ओवरऑल इस प्ले में क्या बात है। ये एक छोटी सी समरी होती है, तज्जियाती समरी होती है। कंटेक्स्ट: There are 2 extravagantly ridiculous characters, Papua and Samanoof. Papua, proud and fake, a rich widow, is visited by a neighboring landlord and retired army officer Samanoof in connection with a loan taken by her late husband. Samanoof ridicules Papua and challenges her to fight a duel. But later it so happens that both rascal and lecherous pharaohs are engaged in lovemaking and are going to be married. Translation देखें। There are 2 extravagantly, यहाँ पर 2 नामाकूल किस्म के, extravagantly सारे कहें, रेडिकुलस मज़क्का खेज, मज़ाहिया किस्म के करैक्टर्स हैं। यहाँ पर 2 फजूल और मज़क्का खेज किस्म के किरदार हैं। एक का नाम है पपुआ और दूसरे का नाम है समरनूफ। पपुआ प्राउड एंड फेक, पपुआ प्राउड थी और फेक और बनावटी थी। रिच विडो, एक अमीर ज़ादी थी। इज विजिटेड बाय नेबरिंग लैंडलॉर्ड, इसके पास विजिट करता है एक करीब का ज़मींदार। एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी है और इसका नाम है समरनूफ। इस रिच विडो के पास एक आदमी जो कि ज़मींदार है और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है, आर्मी ऑफिसर है, वो विजिट करता है। इन कनेक्शन विद अ लोन, क्यों विजिट करता है? पैसे लेने के लिए, लोन लेने के लिए। टेकन बाय हर लेट हस्बैंड,
वो लोन जो उसके लेट मरे हुए हस्बैंड ने उससे लिया था। समनोफ रेडिक्यूल्स पापुआ, समनोफ पापुआ का मजाक उड़ाता है। एंड चैलेंज हर टू फाइट अ ड्यूल, और वो चैलेंज करता है पापुआ को कि वो उसके साथ 2-2 लड़ाई करे। बट लेटर इट सो हैपन्स, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि that both rascal and lascivious sparrows, बाद में ऐसा होता है कि दोनों बदमाश और बदकार चिड़े और engaged in love making, दोनों मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। and are going to be married, और शादी करने जा रहे हैं। ये वैसे तो बड़े ही संजीदा लोग नजर आते थे, लेकिन अंदर से इनके अंदर लस्ट है, और वो लस्ट ने अपना रास्ता तलाश कर लिया है। झगड़े में से भी अपना रास्ता लस्ट ने तलाश कर लिया है। हवस उनकी बाहर आ गई है, हवस को रास्ता लड़ाई में भी मिल गया है, और आखिर वो मोहब्बत में मुब्तला ही हुए हैं। ये कंटेक्स्ट था। इसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब हमने कंटेक्स्ट में ये बताया है कि इस पूरे प्ले में हुआ क्या है। इस पूरे प्ले में 2 अहम कैरेक्टर हैं, एक पापुआ जो अमीर है, और दूसरा कैरेक्टर है एक रफ किस्म का, एक गुस्ताख किस्म का आदमी जिसका नाम समनोफ है। समनोफ पैसे लेने के लिए आता है पापुआ से, और पापुआ पैसों से देने से इनकार करती है, कहती है मैं कुछ दिनों के बाद दूंगी, डे आफ्टर टुमारो दूंगी। और वो पैसे ना देने पर एक ज़बरदस्त वर्बल वॉर पैदा होती है, ज़बानी कलामी जंग होती है, और समनोफ पापुआ को बुरा भला कहता है, उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि औरतें सारी की सारी हासिद होती हैं, झूठी होती हैं, बेवफा होती हैं, और भी बहुत कुछ कहता है उसके बारे में। और पापुआ भी उसको कहती है कि मर्द भी बेवफा होते हैं। और लेकिन आखिर में लड़ाई करते करते, पिस्टल उठाते उठाते वो फिर आपस में लव करना शुरू कर देते हैं। ये हमने कंटेक्स्ट में बताया है। एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं? जो लाइंस आपको दी गई हैं, अब सिर्फ आपने उन्हीं के बारे में लिखना है। जो लाइंस आपको एग्जाम में दी गई हैं उन्हीं के बारे में आपने लिखना होता है। ये एक्सप्लेनेशन है। कोई भी बेयर में से लाइन आ जाएगी, सबसे पहले आप ये 3 लाइंस लिखेंगे, उसके बाद आप इन 3 लाइंस के बाद खुद से 3-4 लाइंस बनाएंगे। पहले ये 3 लाइंस लिख लेंगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के बाद, उसके बाद फिर आगे से आपने जो दी हुई लाइंस हैं उनको खुद से एक्सप्लेन करना है, आगे से अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है। चलें जी, रेफरेंस लिख लिया गया, कंटेक्स्ट लिख लिया गया, अब बारी आई एक्सप्लेनेशन की, और आपने लिखा, ब्रैकेट हटाकर लिखना है आपने, These lines reflect that, ये लाइंस बताती हैं, दिखाती हैं, समझाती हैं that sex is a very core flame, कि सेक्स जो है इंसान के अंदर एक शरारे की मानद है, इंसान के अंदर का शरारा है, which burns the might of mind, जो जहन की अजमत को जला डालता है। सेक्स इंसान के अंदर का एक ऐसी हिस्स है, एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा अंदर का अंगारा शरारा है जो कि इंसान के ज़हन की अजमत को जला डालता है। इंसान कितना ही अजीम क्यों ना शख्सियत का मालिक हो, लेकिन इसके अंदर मौजूद ये कुदरत ने जो शरारा रखा है, ये उसकी सारी सोच को जला देता है और इंसान इसके पीछे जाता है। सुना नहीं है, शरारा 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 शरारा, ये वही तो शरारा था। बिजली खड़ी, यहाँ बिजली खड़ी है, ठीक है, ये सारी चीजें वही हैं। क्लियर? एक बार वो जीबी शाह, दुनिया का सबसे बड़ा आज़ाद ख्याल आदमी, सबसे अच्छी बात जीबी शाह की ये है कि वो वैमेन के हक में लिखता था। डॉल्स हाउस उसका, डॉल्स हाउस में उसका एक और अच्छा था वो। खैर, जीबी शाह के प्लेस बहुत फेमस है। जीबी शाह ने कहा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन जो क्रीचर है वो वैमेन है। उसने कहा सबसे ज़्यादा ताकतवर वैमेन है। कितने बड़े बड़े जर्नल, गैलेंट,
वॉरियर, ऑफिसर्स, किंग्स, ड्यूक्स, मिनिस्टर्स, कितने कद्दावर किस्म के लोग होते हैं। एक कमजोर सी, नाइफ सी, नरम नाजुक सी वहम के आगे झुक जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो यही हुई ना। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि सेक्स इज द कोर फ्लेम, ये अंदर का शरारा है और जो कि इंसान की अजमत को जला डालता है, इंसान की ज़हन की अजमत को जला डालता है। एक्चुअली एंड साइकोलॉजिकली, असल में और नफ्सियाती तौर पर, द फिंगर्स ऑफ देयर सेक्स, उनके सेक्स की जो उंगलियां थी, वर फाउंडलिंग, वो तलाश कर रही थी, देयर वे, अपना रास्ता, इन द रफ ऑफ मनी मैटर्स, पैसों की झाग के अंदर, पैसे के मामलात की झाग में उनके सेक्स की उंगलियां अपने रास्ते तलाश कर रही थी। दर हकीकत असल में तो वो सामने से लड़ रहे थे, लेकिन अंदर से उनके अंदर जो मौजूद वो एक शरारत था, वो जो एक सेक्स की आफत थी, वो अपने रास्ते तलाश कर रहे थे। इसके बाद आपने क्या करना है, लाइंस आपने खुद आगे से जोड़नी है, किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू जो आपको स्टैंडर्ड दिया जाएगा। सपोज आपको ये लाइन आ जाती है, तो सुने गौर से, एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आई लव्ड हिम एंड वॉज ट्रू टू हिम। ये पापुआ की लाइन है। पापुआ ये कह रही है, किससे कह रही है, समन्वय से कह रही है। कहती है एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, और इसके बावजूद, आई लव्ड हिम एंड वॉज ट्रू टू हिम, मैं फिर भी उससे मोहब्बत करती थी और उससे वफादार थी। सपोज ये लाइन आ जाती है, लेट हस्बैंड के बारे में जी, लेट हस्बैंड के बारे में कह रही है, ये लाइन्स आ जाती हैं, तो यहाँ पर आपने लिखा दीज लाइन्स रिफ्लेक्ट द सेक्स, दैट सेक्स इज अ वेरी कोर फ्लेम। यहाँ से लेकर आपने ऑफ मनी मैटर्स तक ले आए, फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद अब लिखेंगे पापुआ इज टॉकिंग विद समनोफ, she is telling him about her late husband and she told him that he was insincere, he was disloyal with him. So overall men are not good in their nature, especially they are not faithful to women. हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो मैंने अभी बोले हैं, ये आपने इसी तरह खुद से लिखने हैं, आपने सही ग्रामर में खुद से लिखने हैं आपने। क्लियर? कमेंट्स, there is muscular combination of energy and control। यहाँ पर एक मजबूत कॉम्बिनेशन है एनर्जी और कंट्रोल का, ताकत भी है और कंट्रोल भी है। इन द रिदम एंड साउंड ऑफ प्ले, प्ले की रिदम और उसकी आवाज के अंदर एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी भी है और एट द सेम टाइम उसके ऊपर कंट्रोल भी है। The tune and attitude of the writer are farcical। राइटर की टून, अंदाज एंड एटीट्यूड और राइटर का रवैया और farcical, वो बहुत ज्यादा मज़ाहिया है। सेंटिमेंटल, राइटर का रवैया और ट्यून जज्बाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइटर का रवैया और ट्यून स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल दो टोक बात करता है। एंड नन सीरियस, लेकिन वो एट द सेम टाइम संजीदा भी नहीं है, नन सीरियस है। बट द अंडरलाइंग मैसेज इज फैक्चुअल, लेकिन प्ले के अंदर लाइनों के दरमियान छुपा हुआ जो मैसेज है वो बहुत संजीदा है। और मैसेज है एज हॉट हीट ऑफ सेक्स अंडर ऐश ऑफ शाइनेस, शर्म की राख के तले सेक्स का दहकता हुआ अंगारा। ये अंडरलाइन मीनिंग है कि ऊपर से इंसान के ऊपर तो शर्म की राख होती है, इंसान थोड़ी सी शर्म महसूस करता है ऐसी बात कहने में, लेकिन अंदर से वो आग बगोला होता है सेक्स के लिए। तो ये सेक्स और हमारा रहन सहन ऐसे है जैसे कि अंगारे के ऊपर राख होती है तो पता नहीं चलता कि नीचे अंगारा दहक रहा है। तो शर्म की राख के नीचे सेक्स का शदीद या हॉट अंगारा
ये अंडरलाइन मैसेज था इसका। जरा मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि आपने एक्सप्लेनेशन किस अंदाज से करनी है। पेज नंबर 137 इसी बुक का पेज नंबर 137, इसमें मैंने 7 रूल्स लिखे हैं। जिसका 7 खून माफ था ना, ये ऐसे 7 खून माफ वाले ये 7 रूल हैं। ये रूल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, वो जो आपने खुद से लिखना है, वो जो एक्सप्लेनेशन आपने करनी है वो कैसे करेंगे। देखें, पहला रूल है फर्स्ट मेंशन दैट हु इज टॉकिंग टू होम। पहले ये मेंशन करें, सबसे पहले आपने ये लिखना है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे ली, हेडिंग देने के बाद सबसे पहले आपने ये लिखना है कौन किससे बात कर रहा है। ठीक है, ये जरूरी है लिखना, क्योंकि पता चल जाए कोई नामहरम तो आपस में बातें नहीं कर रहे, ये पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, अगर आपने पकड़ लिया 2 नामहरम आपस में बात कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 नंबर मिलेंगे, अगर बंदे 2 हैं। नाउ फर्दर, पहला रूल क्या है, कौन किससे बात कर रहा है। जैसे कि लूका आगे इज लगा दें, जान छुड़ाएं। अच्छा, लूका स्पीकिंग टू पापुआ, लूका बात कर रहा है पापुआ से। अगर आप यूं लिखते हैं लूका इज स्पीकिंग टू पापुआ, वो भी ठीक है। अगर लूका स्पीकिंग टू पापुआ, वो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ एक्सप्लेनेशन में जब आप ये बता रहे हैं कि कौन किससे बात कर रहा है वहां की हद तक, वैसे आम सेंटेंस में नहीं, वो टेंस गलत हो जाएगा। ये एक खास एक्सप्रेशन है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम इसको यूं लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन में बताने के लिए। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी बोल रहा हूँ। आप मुझे एग्जैक्ट 6 बजे फोन कीजिए, 6 बजे। ओके। 2, सेकंड रूल देखिए, आफ्टर दिस राइट डाउन द मल्टी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद मल्टी एक्सप्लेनेशन लिख दें। क्या थी मल्टी एक्सप्लेनेशन, ढूंढें पीछे। जी, क्या है कि मल्टी एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 117 पर एक्सप्लेनेशन के नीचे जो हमने लिखी हुई है, ये ब्रैकेट के अंदर लाइंस, these lines reflect that sex is a very core flame। ये वाला जो पैराग्राफ है ये मल्टी एक्सप्लेनेशन कहलाता है। आपने पहले बताना है कि कौन किससे बात कर रहा है, उसके बाद मल्टी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। क्लियर जी? उसके बाद आफ्टर दिस मेंशन इन 1 लाइन, इसके बाद एक लाइन में बताएं व्हाट वाज द डिस्कशन जस्ट बिफोर गिवन लाइन। ये बताइए जो एग्जामिनर ने आपको पेपर में लाइंस दी हैं, उन लाइन से पीछे क्या हो रहा था, थोड़ा सा पीछे क्या हो रहा था। जैसा कि हमने लाइन ली थी कौन सी, कि वो कहती है कि इसके बावजूद कि मैं उससे मोहब्बत करती थी, वो मेरे साथ फिर भी डिसलॉयल था। ये पापुआ की बात है। हम ये कह सकते हैं बिफोर दीज लाइन्स द डिस्कशन वाज दैट someone was criticizing the nature of women and Papua was competing with him। बस एक लाइन में बताना है कि वो स्टाराइज कर रहा था, स्टायर कर रहा था, आयरनी कर रहा था, तंज कर रहा था, और पापुआ उसका मुकाबला कर रही थी। ठीक है जी, ये गिवन लाइन से पहले की बात है। समझ आ रही है बेटा? 4th, then briefly explain the main idea or same dialogue of the given lines in your own words।
उसके बाद अगर तो आपको उसका मेन आइडिया समझ आ गया है, जैसा कि हमने लाइन पढ़ी तो हमें मेन आइडिया ये समझ आया उस लाइन का कि पापुआ कहना चाहती है कि मर्द जो है वफादार नहीं होते, ये मेन आइडिया है उसका। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप यहीं लिखें, पापुआ इज सेइंग दैट मेन आर नॉट लॉयल एंड दे आर ऑलवेज इनसिंसियर, आप कह सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में आप कह सकते हैं, जितना भी आपको पैराग्राफ दिया गया उसके मुताबिक आपने मेन आइडिया, असल उसकी कोर लिख देना है, असल बात लिख देनी है। क्लियर जी? अगर आपको लाइंस का मेन आइडिया समझ नहीं आ रहा तो फिर वो 3, 4, 5, 6 लाइंस जो आपको एग्जामिनर ने दी हैं, आप उन लाइंस को तोड़कर उसके सेंटेंस तोड़ दें और उसे अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। ये ईमान का दूसरा दर्जा है। ठीक है, तीसरा दर्जा ये है, कुछ समझ नहीं आ रही वो लाइंस वैसी की वैसी लिख दें, ये आखिरी दर्जा है। ठीक है, अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रही कोई चीज तो फिर लाइन वैसी की वैसी लिख दें। क्लियर? लेकिन सबसे अच्छी बात यह है अपने अल्फाज में लिखें, जिस तरह आप प्रेसेस अपने अल्फाज में करते हैं। क्लियर? लेकिन प्रेसेस में मुख्तसर कर जाते हैं, यहां पर एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि नाम ही एक्सप्लेनेशन है, वाज़ेह करना होता है, ज्यादा लिखना होता है। ये 4th रूल हो गया। 5th, then give your final comments about given lines in one line। फिर एक लाइन के अंदर आप उसके बाद डिस्कशन को क्लोज कर दें, फाइनल कमेंट कर दें, डिस्कशन को क्लोज करें कि पापुआ इज, although Papua is fake but she is thinking that men are more corrupt। सपोज ये आप कह सकते हैं, इस तरह से आप डिस्कशन क्लोज कर सकते हैं। क्लियर? ये फाइनल होगी बात। अब 2 बातें और आपने याद रखनी है। ऑलवेज यूज 3rd पर्सन। मैं जब 3rd पर्सन कहता हूँ नाइला ने ऐसे नाक चढ़ा दिया, फिर कुत्ते का बच्चा आ गया। 3rd पर्सन से जान नहीं छूटती, हर जगह आ जाता है। इसका नाम ही कुत्ते का बच्चा रख देते हैं, 3rd पर्सन का नहीं रखें। 3rd पर्सन क्या है जी? ही, हिज, हिम, इसीलिए लिख दिए आगे ब्रैकेट में, मुझे पता था। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये जो 12 लफ्ज हैं ये क्या हैं? हाँ, ये आपने 3rd पर्सन इस्तेमाल करना है एक्सप्लेनेशन में। आपने आई, माई, मी जो कि 1st पर्सन है, वी, आवर, अस ये भी 1st पर्सन है, ये भी इस्तेमाल नहीं करना। और 2nd पर्सन यू, यूर, यू ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ कुत्ते के बच्चे इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, 3rd पर्सन। अच्छा जी, अब आपने वहां पर लिखा, आप अब ये नहीं लिखेंगे पापा सेज दैट माई हस्बैंड वॉज डिसलॉयल विद मी। नो, आपने ये नहीं कहना, आप कहेंगे शी सेज दैट हर हस्बैंड वॉज डिसलॉयल। तो ये 3rd पर्सन का इस्तेमाल हो गया, हर का इस्तेमाल कर दिया हमने। 7, क्रिएट सिंपल, सॉफ्ट एंड सूथिंग सेंटेंसेस। वाह जी वाह, क्या बात। सिंपल, सॉफ्ट एंड सूथिंग, सूथिंग पुरसकून किस्म के सीधे सीधे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें। फ्री फ्रॉम एरर्स ऑफ टेंस, टेंस की गलतियों से पाक सेंटेंस, छोटे छोटे साफ सुथरे सेंटेंस का इस्तेमाल करें। टेंस विच इज टेंस टेंशन फॉर अस, और ये टेंस जो है हमारे लिए टेंशन ही बनी रहती है। ठीक है, क्लियर जी। ये अब आपको 7 रूल्स का पता चल गया। सबसे पहले क्या करेंगे, कौन किससे बात कर रहा है। दूसरे नंबर पर मल्टी एक्सप्लेनेशन। तीसरे नंबर पर नहीं, मेन, हाँ एक लाइन में बताना है कि गिवन लाइन से पहले क्या बात हो रही थी, उसके बाद गिवन लाइंस को सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है,
उसके बाद एक सेंटेंस के साथ अपनी एक्सप्लेनेशन का मुंह बंद कर देना है, ठीक है? और उसके बाद फिर आपने ये ख्याल रखना है कि आपने थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है और आपने टेंसेस ठीक लिखने हैं आपने। ये एक्सप्लेनेशन का रूल मैंने बता दिया। अब आप तमाम तर जितने भी आपके प्लेस के एक्सप्लेनेशन है उसमें ये रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। पोएट्री के लिए नहीं, प्लेस के लिए कह रहा हूँ ये रूल। आइए एक एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं बेयर की। नीचे ही देखिए बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन है आपका। जी तो आपने ये जो फर्स्ट रूल है कि मतलब मेंशन करना है रुका मतलब ये वाला, फिर इससे पहले मतलब ये जो लाइन है ये कैसे आएंगे? मतलब ये वो तो नहीं ना बोल रहा होगा ये, तो फिर ये कैसे आएंगे? वो हमें ओवरऑल अंदाजा होना चाहिए ना। हमने टेक्स्ट पढ़ी होगी सही तरह से तो हमें अंदाजा होगा कि इन लाइन से पहले क्या बात हो रही थी। वो ठीक है। अब जैसे है लुका सेज टू मतलब जो भी है, क्योंकि वो पहले क्यों लिखेंगे? मल्टी एक्सप्लेनेशन से नहीं लिखेंगे पहले पहले बताना होता है हमें राइटर को कि हमें पता है कि कौन किससे बात कर रहा है। अगर आपको ये पता नहीं है कौन किससे बात कर रहा है तो नीचे अब लिखना क्या है? ये बात तो नहीं ना कर रहा क्या रुका, ये बात तो नहीं ना कर रहा। अच्छा देखो बेटा, एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार। आप इसको देखो कि अगर आपको ये तरीका पसंद ना आए तो आपने आखिर में लिख देना है, ठीक है? खुश है? नंबर नहीं देगा। हाँ, नंबर नहीं देगा। वो मैं इफ्तिखार ठाकुर का ड्रामा देख रहा था तो वो मोटरसाइकिल ऐसे ख्याली मोटरसाइकिल चला रहा था तो पीछे एक लड़की को बिठाया हुआ था। तो ऑडियंस में से एक बंदा बार बार आवाज देता था, कहता ओए, वो फिर कोई अपनी डायलॉग और एक्टिंग करने लगता तो उसे ऑडियंस से बंदा आवाज देता, ओए लड़की तू पीछे करके बिठा। तो इफ्तिखार ठाकुर को बड़ा गुस्सा आ गया तो ऑडियंस की तरफ देखकर कहता है कितनी सोहनी आवाज है तेरी। उत्ते बार्डर से खलोगे तो उन्होंने गाला कढ़ अगो वो भी कढ़णगे। मैंने कहा इकरा तू ऐसे लिख देना, वो नंबर नहीं देंगे। ओके, लाइन आई है सपोज ये इसी मैंने रूल जो 137 पेज पर है इसी के नीचे देखें लिखा हुआ है मॉडल गर्ल, नहीं मॉडल एक्सप्लेनेशन। देखिए नीचे द बेयर सर इन माई सॉलिट्यूड आई हैव ग्रोन अनअकस्टम्ड, अपनी तन्हाई में मैं आदी नहीं रही टू द मस्कुलाइन वॉइस, मर्दों की आवाज सुनने के, एंड आई कांट स्टैंड शाउटिंग, और चीखना चिल्लाना तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। आई मस्ट आस्क यू नॉट टू डिस्टर्ब माई पीस, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप मेरे अमन को तबाह मत कीजिए, मेरे अमन को तबाह मत कीजिए। किसने कहा ये? पपोआ ने कहा। किससे? समनोफ से। आइए देखते हैं जो 7 रूल्स हैं, हमने वो रूल्स यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है, ब्रैकेट में लिखेंगे पपोआ स्पीकिंग टू समनोफ। अब ये कौन सा रूल लगा? ऊपर मैंने फर्स्ट लिख भी दिया है, अब ये हमने ब्रैकेट में लिखा है। जब ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से बात शुरू नहीं कर रहे, ये हम एडिशनल बता रहे हैं। ठीक है बेटा, ये एडिशनल बता रहे हैं ब्रैकेट में कि कौन किससे बात कर रहा है। अब ब्रैकेट डालेंगे बेटा। ये मॉडल जिसका बनाया है ये ऐसे ही करना है आपने, सिर्फ 1 2 3 ऊपर नहीं लिखने आपने रूल्स, ठीक है? आपने ऊपर रूल्स के नंबर नहीं देने, मैंने आपको समझाने के लिए रूल्स के नंबर लगाए हैं। दूसरा रूल क्या था? मल्टी एक्सप्लेनेशन दूसरा रूल है। These lines reflect that sex is a very core flame which burns the might of mind. Actually and psychologically, the singers of her sex were fondling their boy and the rough of money matters. Semenoff has disturbed peaceful. अच्छा ये देखें, रूल नंबर 3 लग गया जी। क्या था रूल नंबर 3? What was the discussion just before the given line? Given line से पहले क्या डिस्कशन थी?
समरनोफ हैज डिस्टर्ब पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ पापुआ's हाउस। समरनोफ ने पापुआ के घर का अमन तबाह कर रखा था। ये बस उससे पहले ये कुछ हो रहा था, थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड खींच दिया एक लाइन में। फोर्थ क्या है जी रूल? मेन आइडिया, या अपने अल्फाज में आपने उन्हीं लाइंस को लिखना है। पापुआ टेल्स हिम दैट, पापुआ बताती है कि शी हैज बीन लिविंग अ लाइफ ऑफ सॉलिट्यूड, कि वो तन्हाई की जिंदगी जी रही थी सिंस द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, जब से उसके हस्बैंड की शादी हुई है। अच्छा होश में है? होश में? जब से उसके हस्बैंड की मौत हुई है, डेथ हुई है। नाउ शी हैज नॉट इवन द हैबिट ऑफ लिसनिंग, अब तो उसको आदत नहीं रही सुनने की, द वॉइस ऑफ मैन, शेर की आवाज, शेर की आवाज सुनने की आदी नहीं रही बेचारी। सारी बेइज्जती की नहीं होगी? लो जी, शी इज अ डेलिकेट बिच, ओ लेडी, वो बड़ी नर्म और नाजुक किस्म की लेडी थी। फोन तुम्हारी बेइज्जती जी नहीं होगी? अच्छा, एंड कॉन्ट बेयर शाउटिंग, और वो शाउटिंग, चीखना चलाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। शी सेज टू हिम, हम शायद भी कहते होंगे, कहते होंगे कैसी क्लास है, पढ़ते 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 उनको क्या हो जाता है। ऐसी तो कहीं भी क्लास नहीं होती कि बच्चे हंसे भी सही, इसीलिए मेरे बच्चे कहते हैं कि जी हम क्लास लेने ना लें तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। बंदे कहते हैं, बंदे आगे बैठे हैं। हाँ, ये अपना वो चैंपियन कहता है, रतन कहता है, ये खावर साहब कहते हैं, मुबशर साहब कहते हैं, लिपोर्ट बैठे हुए हैं आगे, शेर चीते बैठे हुए हैं आगे, ये कहते हैं, बंदे कहते हैं। टेलिके एंड कॉन्ट बेयर शाउटिंग, और शाउटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। शी सेज टू हिम नॉट टू डिस्टर्ब हर पीसफुल लाइफ, और शी सेज टू हिम, वो उसे कहती है कि वो उसके अमन को, पीसफुल लाइफ को तबाह ना करे, डिस्टर्ब ना करे। बट शी बात, ये फिफ्थ रूल, क्या फिफ्थ रूल था? क्लोज द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन को आपने क्लोज करना है। बट शी वॉज एक्चुअली फॉल्स इन हर कोर, लेकिन दर हकीकत वो अपने सेंटर में फॉल्स थी, गलत थी। इसी तरह मैंने मॉडल एक्सप्लेनेशन 2, 3, 4 और मैंने काफी सारे बना दिए, 6-7 बना दिए हैं, ताकि आपको सही अंदाजा हो सके, आप रूल सीख सकें। अब घर जाकर ये काम आपका है, आपने घर में इन तमाम को रीड करना है और देखना है कि मैंने किस तरह से रूल्स अप्लाई किए हैं, और फिर आप एक पैराग्राफ पकड़कर खुद भी रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करें। इसी बुक के अंदर मैंने प्लेस के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिए हैं, तो आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए दोबारा द बेयर के क्वेश्चन आंसर की तरफ चलें। पेज नंबर बताइए बेटा। 188, 118, 11 पे आते। लो जी, क्रिटिकल एप्लीकेशन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे, डिस्कस कंसंट्रेटेड ब्रिलियंस एंड विड्थ इन ह्यूमर, डिस्कस करें यकजा रोशनी एंड विड्थ इन ह्यूमर, और बेहद मजाक। इज द साउल ऑफ शेखव फासिकल कॉमेडी, ये शेखव की लिखी हुई कॉमेडी का दिल है, कॉमेडी की रूह है। यानी कि पूरा जो ड्रामा है उसकी रूह क्या है, उसमें बहुत ज्यादा चमक दमक है एक बात, और दूसरी चीज उसमें क्या है, बहुत ज्यादा मजा है उसमें, विड्थ इन ह्यूमर है उसके अंदर। ये बात समझ आ गई? या सवाल आ जाए
साइकोलॉजिकली द फिंगर्स ऑफ देयर सेक्स वर फाउंडलिंग देयर बाय, नफ्सियाती तौर पर उनके आहू की उंगलियां अपना रास्ता तलाश कर रही थी इन द रफ ऑफ मनी मैटर्स, पैसों के मामलात में। इज इट ट्रू, क्या ये सच है? ये तो फिर आपको एग्जाम में जाएंगे तो गाड़ी जब खंबे से लगती है तो पता चल जाता है कि पीछे खंबा था। हार्ड हीट ऑफ सेक्स अंडर ऐश ऑफ शाइनेस, आहू का शोला अंगारा शर्म की राख के नीचे। एलाबोरेट द रिमार्क्स ऑफ आई अबाउट द बेयर, बेयर के बारे में मेरे रिमार्क्स को एलाबोरेट करें। इस सवाल में अपना नाम लिखने के दो फायदे हो गए मुझे। जो इस सवाल को कॉपी करेगा और नोट्स बनाते हैं, कुछ टीचर होते हैं फेक झूठे टीचर होते हैं, नकली जेली टीचर होते हैं ना, या राइटर जेली राइटर भी होते हैं, जेली राइटर। तो वो ऐसा वो जब लिखते हैं तो उनको पता नहीं चलता दरमियान में क्वेश्चन क्या है, वो फिर बुक में आया खड़ा होता है भुट्टा उनकी किताब में, फिर उनकी बेइज्जती जी नहीं हो जाती। इसलिए डबल गेम करते हैं। ओके जी, व्हाट इज द मेन इशू बिटवीन पापुआ एंड समरनोव? और पापुआ और समरनोव के दरमियान में असल इशू क्या था, असल रोला की थी? द बेयर इज अ प्ले फुल ऑफ ह्यूमर, यह सवाल जाता है बेयर ऐसा प्ले है जो भरा हुआ है किससे? बोलो बेटा, ह्यूमर से। डिस्कस द प्ले द बेयर बाय एंटोन चेखव एज अ फार्स, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डिस्कस करें कि ये प्ले फार्स है, बहुत ज्यादा मज़ाहिया है, रिफाइंड ह्यूमर है इसके अंदर, उम्दा मजा है, इसको हम भांड मज़ाहिया भी कहते हैं। जस्टिफाई द एंड ऑफ द प्ले द बेयर, बेयर का जो एंड हुआ है बताएं वो कैसा है, उसको जस्टिफाई करें, एंड ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। आंसर एक ही है इन तमाम क्वेश्चंस का, कंसंट्रेटेड ब्रिलियंस, बहुत ज्यादा चमक दमक, एंड विड्थ इन ह्यूमर, और वसीओ अरीज मजा इज द साउल ऑफ शेखव फासिकल कॉमेडी, शेखव की इस भांड मजाहिया कॉमेडी की रूह है। क्या चीजें इसकी रूह है? एक चमक दमक और मजा, द बेयर, और इस प्ले का नाम बेयर है। इट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमर, ये प्ले दिखाता है मुख्तलिफ अक़साम की मज़ा। ये मुख्तलिफ अक़साम की मज़ा देखिए किस किस किस्म की मज़ा होती है, जैसा कि फन, विट, अकली मज़ा को कहते हैं, यूजलेस फ्यूरी, और बेवजह का गुस्सा, फजूल गुस्सा, बाउस्ट्रेस नाइसी लॉफ्टर, बाउस्ट्रेस तुंदो तेज, पुरशोर, नाइसी पुरशोर, बाउस्ट्रेस बहुत ज्यादा, तुंदो तेज शदीद, नाइसी पुरशोर, लाफ्टर कह के। इसके अंदर तुंदो तेज पुरशोर कह के हैं, किसके अंदर? द बेयर प्ले में। स्टायर, इसके स्टायर भी है, आयरनी भी है। स्टायर और आयरनी दोनों का मतलब एक ही है, तंज। बीए वालों के लिए एक ही है, एमए वालों के लिए डिफरेंट हो जाएगा। द प्ले अनमास्क्स द रोगरी एंड हिपोक्रेसी ऑफ द नेव्स, नेव्स दगाबाज, दगाबाज, हाँ दगाबाज रे, वाह जी वाह। द प्ले अनमास्क, ये प्ले पर्दा उठाता है, द रोगरी बदमाशी से, एंड हिपोक्रेसी और मुनाफकत से। ये प्ले बदमाशी और मुनाफकत से पर्दा उठाता है। किन की बदमाशी और किन की मुनाफकत? द ऑफ द नेव्स, दगाबाजों की, एंड फूल्स और अहमकों की। ये दोनों दगाबाज और अहमक थे, इनकी अंदर मौजूद बदमाशी और मुनाफकत जो है वो सामने आ जाती है। कहने का मतलब ये है, देयर आर टू एक्स्ट्रावेगेंटली रेडिकुलस कैरेक्टर्स, यहाँ दो फजूल किस्म के मुज़क्का खेज़ किरदार हैं, पापुआ एंड समरनोव।
एक का नाम है पापुआ और दूसरे का नाम है हाजी मोहम्मद समरनूफ। पापुआ प्राउड एंड फेक, पापुआ वो नक चढ़ी है, एंड फेक और झूठी है। A rich widow, अमीर ज़ादी है, is visited by a self-righteous and lecherous neighboring, उसके पास आता है, विजिट करता है एक self-righteous अनापरस्त किस्म का, जिद्दी किस्म का, and lecherous और आशिक मिजाज किस्म का, neighboring landlord, हमसाया लैंडलॉर्ड, जमींदार, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर समरनूफ, और ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी है, नाम है इसका समरनूफ। इन कनेक्शन विद अ लोन, और ये क्यों आता है बोलो? लोन का सूट लेने आता है। टेकन बाय हर लेट हस्बैंड, वो लोन का सूट जो उसके हस्बैंड के पास था, उसके हस्बैंड ने पहले लिया था, है ना। उसके हस्बैंड भी रंगीला मिजाज का था ना, बड़ी बड़ी मूछें थी, लेकिन कपड़े वो औरतों वाले पहनता था, लिपस्टिक भी लगाता था। हाँ, कैसा लगेगा बड़ी बड़ी मूछें और औरतों वाला लोन का सूट और लिपस्टिक भी लगाई हुई हो और आंखों में कजला भी डाला हुआ हो। ये वही लोन का सूट लेने के लिए आया अब दोबारा। समरनोव ridicules पापुआ, समरनोव ने पापुआ का मजाक उड़ाया, एंड चैलेंज हर टू फाइट अ ड्यूल, और उसे 2-2 लड़ने के लिए कहा, यानी कि आर्म टू आर्म, आमने सामने, तीसरा कोई ना हो। दे फाइट अ बम्बास्टिक वर्बल वॉर, उन्होंने जबरदस्त किस्म की एक जबान दराजी वाली जंग लड़ी, नोज टू नोज, नाक पर नाक चढ़ाकर। बट लेटर, लेकिन बाद में, इट सो हैपन्स, ऐसा हुआ, दैट बोथ रास्कल एंड लचीरियस स्पैरोज, दोनों बदमाश और ये बदकार किस्म के जो चिड़े हैं, आर एंगेज्ड इन लव मेकिंग, और ये मोहब्बत में मुब्तला हो गए, एंड आर गोइंग टू बी मैरिड, और अब ये शादी करने जा रहे हैं। एक्चुअली एंड साइकोलॉजिकली, दर हकीकत और नफ्सियाती तौर पर, द फिंगर्स ऑफ देयर सेक्स, उनके आहू की उंगलियां, वर फाउंडलिंग देयर वाई, वो अपना रास्ता तलाश कर रही थी, इन द रफ ऑफ सो कॉल्ड सीरियस मनी मैटर्स, नाम निहाज संजीदा पैसों के मामलात की झाग में उनकी सेक्स की उंगलियां अपने रास्ते तलाश कर रही थी कि उन्हें रास्ता कहां से मिलता है, उनकी ख्वाहिशात, उनकी हवस कहां पूरी होती है। The tune and attitude of the writer are farcical, sentimental, straightforward and non-serious। कौन सा पैराग्राफ है ये? कमेंट्स वाला। But the underlying message is factual as hot heat of sex under ash of shyness। लेकिन अंदर जो है इसका जो अंडरलाइन मैसेज है, छुपा हुआ मैसेज है, वो बहुत संजीदा है कि शर्म की राख के नीचे दहकता हुआ सेक्स का अंगारा। दिस फुल एंड पावरफुल फास, ये मुकम्मल और ताकतवर जो फास है, जो मज़ाहिया, फास का मतलब है मज़ाहिया ड्रामा, जो इंतहाई मज़ाहिया ड्रामा है, इकोज बताता है दैट सेक्स इज वेरी कोर फ्लेम, कि सेक्स इंसान के अंदर मौजूद एक शरारा है, विच बर्न्स द माइट ऑफ माइंड, जो जहन की तमाम सोचों को जला डालता है, एज इट इज जस्टिफाइड इन द एंड, जैसा कि एंड से जस्टिफाई हो गया है। ठीक है, हर सवाल को हमने वल्ला देना है ना, सारे सवालों को। द प्ले इज अ रिफाइंड कॉमेडी, ये प्ले उम्दा किस्म का, फाइन, रिफाइंड, साफ सुथरा कॉमेडी है। अ कंप्लीट फार्स, एक मुकम्मल जबरदस्त मज़ाहिया ड्रामा है, बॉन्ड मज़ाहिया ड्रामा है। क्या बेटा ना करें?
कोर अंदरूनी, सेंटर, कोर ऑफ हार्ट, सेंटर, इंसान के अंदर सेंटर में ठहरा हुआ ये एक शरारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पापुआ मेक्स अ मैन शो एज अ मोर्नर। अब ये तमाम क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हैं, यूनिवर्सिटी ने रेज किए हैं, और ये तमाम क्वेश्चंस पापुआ की पर्सनैलिटी के बारे में हैं। पापुआ मेक्स अ मैन शो एज अ मोर्नर, पापुआ ने महज मातम करने वाली का ढोंग रचाया है। एलाबोरेट, तफसील करें। या सवाल आ जाए, डिस्कस पापुआ एज एन अनरियल एंड फेक प्रूड, प्राउड नहीं है, प्रूड है, बनावटी। बताएं कि पापुआ गैर हकीकी और बनावटी किस्म की लेडी है। फेक का मतलब झूठा होना, झूठी और बनावटी। या सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड पापुआ इज इन, पापुआ को किस किस्म की ज़हनी कैफियत लाहक थी। व्हाट वाज द ट्रू नेचर ऑफ पापुआ's ग्रीफ, पापुआ के दुखों की असल नेचर क्या थी, उसके दुख किस तरह के थे, असली थे, नकली थे, उसके दुख किस तरह के थे, बताना है। ग्रीफ का मतलब दुख। Why did पापुआ refuse to pay him the money, पापुआ ने क्यों इनकार कर दिया पैसे देने से। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ पापुआ, पापुआ के किरदार के बारे में लिखें। वाज पापुआ ट्रू रास्कल एंड लिचरस, क्या पापुआ भी बदमाश थी और लिचरस और बदकार थी। आसरा नहीं करना आप। क्वेश्चन का आंसर, concentrated brilliance and wit in humor is the soul of Chekhov's farcical comedy। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का पहला पैराग्राफ है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो कि फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो पहला पैराग्राफ। आपने कंटेक्स्ट से नहीं उठाना पैराग्राफ, ये बना बनाया पैराग्राफ आपने उठाना है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। क्लियर? उसके बाद पैराग्राफ देखें, सेकंड पैराग्राफ, पापुआ वाज फॉल्स इन प्रिटेंडिंग, पापुआ गलत थी जब वो बहाना कर रही थी। हर ग्रीफ अपने दुखों का, एंड अ स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड, और जब वो कह रही थी बहाने से कि उसे एक ज़हनी कैफियत लाक है, तो वो क्या कर रही थी, वो झूठी थी। पापुआ दो चीज़ों में झूठी थी, एक तो अपने दुख मनाने के जो ढोंग रचा रही थी उसमें झूठी थी, दूसरा कौन सा बहाना किया उसने, स्टेट ऑफ माइंड का, उसमें भी वो झूठी थी। क्यों स्टेट ऑफ माइंड उसको हुई थी, वो स्टेट ऑफ माइंड जिसका बहाना कर रही थी और स्टेट ऑफ माइंड जो झूठी थी, वो स्टेट ऑफ माइंड आई कहां से थी। ड्यू टू शॉक ऑफ हस्बैंड डेथ, वो उसके हस्बैंड की मौत के सदमे से सामने आई थी। उसकी वजह, स्टेट ऑफ माइंड की वजह क्या है, उसके हस्बैंड की मौत का सदमा है। विच लीड्स हर इन रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट, और इसी चीज ने उसे आगे बढ़ाया कि वो पैसे देने से इनकार करे। अब ये इस लाइन में कम से कम 5 क्वेश्चंस के आंसर हैं, इसी लाइन में। एक में क्या क्या आंसर दिया हमने कहा, एक तो वो गरीफ मातमी तो थी लेकिन वो बहाना था, और फिर हमने कहा झूठा बहाना था। फिर स्टेट ऑफ माइंड जो थी क्यों लाहक हुई उसे, उसके हस्बैंड की डेथ की वजह से। अच्छा, तो उसकी स्टेट ऑफ माइंड उसके हस्बैंड की डेथ की वजह से हुई है, तो बताइए क्या स्टेट ऑफ माइंड ठीक थी उसकी? नहीं, वो भी बहाना था और वो झूठा बहाना था, हमने ये भी बताया है। और हमने ये भी बताया है कि उसके दुखों का असल नेचर क्या थी। कोई दुखों की नेचर ये थी कि वो झूठ था सारा कुछ, असल किस्म की असल नेचर उसकी झूठ थी। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि पापुआ ने पैसे देने से इनकार क्यों किया? इसलिए कि पापुआ को एक स्टेट ऑफ माइंड लाहक थी जो कि नाम निहाद थी, झूठी थी। और स्टेट ऑफ माइंड क्यों आई थी? उसके हस्बैंड की डेथ की वजह से। और इसीलिए इसी चीज ने उसे पैसे देने से इनकार करने पर मजबूर किया, इसी वजह से उसने पैसे देने से इनकार किया।
तो 5 और 6 क्वेश्चंस के आंसर इसी एक लाइन में है। क्लियर? She was an unreal and uneven conic character. वो गैर हकीकी और टेढ़ा मेढ़ा, अनइवन टेढ़ा मेढ़ा, कोनिक टेढ़ा करैक्टर है। उसके 3 डिमेंशंस हैं, टेढ़ा करैक्टर है। एक तो दोहरा होता है, ये टेढ़ा करैक्टर है। ड्यू टू 3 फैक्टर्स, 3 वजूहात, 3 अनासर की वजह से, 3 बातों की वजह से, 3 फैक्टर्स की वजह से। क्या है 3 फैक्टर? टेढ़ा करैक्टर क्यों है? पहला फैक्टर है हर अफेक्शन। एक तो मोहब्बती लड़की थी, मोहब्बती वहमन थी। मोहब्बती समझते हैं? हाँ, क्या होती है? कसारी? सारी होती है। सारी मोहब्बती होती हैं? हमें तो आज तक एक भी नहीं मिली। अच्छा अच्छा जी, ये मोहब्बती का मतलब होता है आशिक मिजाज। मोहब्बती का मतलब आशिक मिजाज, हर क्वालसम नेचर। और दूसरा किरदार क्या है, दूसरी डिमेंशन क्या है उसकी? वो झगड़ालू फितरत है उसकी। एंड हर सडन चेंज ऑफ मूड। और तीसरी बात यह है कि उसका मूड फौरन तब्दील हो जाता है। तो 3 वजूहात की बिना पर वो टेढ़ा करैक्टर है। और 3 वजूहात बता दी गई हैं, वो मोहब्बती है, आशिक मिजाज है, लस्टी है यानी कि। दूसरी बात बताई है वो झगड़ालू है। तीसरी बात यह है कि उसका मूड तब्दील हो जाता है, गैर मुस्तकिल मिजाज वहमन है। अच्छा बताइए, ये गैर मुस्तकिल मिजाजी अच्छी चीज है या बुरी चीज है? हाथ खड़ा करें जो कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी अच्छी चीज है, हाथ खड़ा करें। यार सारे मॉडर्न हो गए मेरे बेटे। बाकी मुस्तकिल मिजाजी, पहले कहते जी मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए बंदे को, और मुस्तकिल मिजाज जो होगा वो तो बर्बाद हो जाएगा। मुस्तकिल मिजाजी ये है कि अब्बा जी ने 14 साल की उम्र में आपको दुकान डाल के दी है परचून की, और आप 70 साल की उम्र तक उसी दुकान में पड़े हुए हैं लाभरों की तरह। यार बंदा बड़ा मुस्तकिल मिजाज। ये क्या हुआ जी? बीए करने गया है तो 6 साल गुजर गए, वो बीए किए जा रहा है। उसे हालांकि 20 दफा लोगों ने कहा है कि यार तू ऐसा कर, इसको तुझसे नहीं होता तो बी काम कर लिया, प्राइवेट बी काम भी होता है। उसने कहा नहीं जी मुस्तकिल मिजाज है, मुझे लोग क्या कहेंगे जी, मुस्तकिल मिजाज नहीं, कभी उधर जाता है कि उधर। अच्छा मुस्तकिल मिजाजी अब नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ। गैर मुस्तकिल मिजाजी ज्यादा अच्छा है। कभी आप इसका तजर्बा करें, वहां से अगर आपका काम। मुझे याद है मैं एफएससी के बाद जो मैंने पहली जॉब की थी वो एक वीडियो सेंटर पर थी। मिजाज भी रंगीले थे हैं। वीडियो सेंटर पर 1000 रुपया महीना तनख्वाह, और उसने मुझे ठहरा दिया। उसने कहा ठीक है जी, ये सारी फिल्में रखी हुई हैं, इन सारी फिल्मों के नाम जो है ना आपने पढ़ने हैं, और हमने आपसे पूछना है कि जी फिलहाल फिल्म निकाल के दें, तो आप फौरन निकाल के देंगे। क्योंकि कस्टमर आएगा वो कहेगा जी दामनी फिल्म निकाल के दो, तो आप फौरन दामनी फिल्म को उठा के देंगे, तो आप फिर कामयाब सेल्समैन हैं। तो मैंने सारा दिन, अब थे तो लिटरेरी, हाफिज़े मजबूत तो वैसे नहीं थे, लेकिन एफएससी का एग्जाम दिया हुआ था। मैं ठहरा रहा, पढ़ता रहा। मेरा एक टेस्ट हुआ, मैं फेल हो गया। आखिर दूसरा हुआ, फिर उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हो गया। 3 दिन गुजर गया, मैं फिल्में याद कर रहा हूँ। वो बैठे रहते थे और मैं फिल्में याद करता रहता, कौन सी कहाँ है। और आखिर तीसरा दिन था, एक कस्टमर आ गया। अब मैंने वो टेस्ट पास कर लिया था उन अपने कुलीग में से। वो बंदा आ गया, उसने कहा जी फिल्म एक चाहिए। कौन सी जी? मैं क्या? उसने कहा जी फिल्म दो, आज का गुंडा राज। मैं जी गया और मैंने देखा हत्ता के वो मेरे साथ जो दूसरे सेल्समैन थे वो भी देखने ठहर गए कि आज बुटा साहब निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं आज का गुंडा राज। मालिक भी ठहर गया, मेरे पीछे काउंटर के पीछे 6 लोग ठहरे हुए हैं कि मैं निकाल पाता हूँ कि नहीं निकाल पाता। आखिर जी मैंने थक हार कर उनकी तरफ देखा
और मैंने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, मैंने कहा यंग भुट्टा जो है नाकाम हो गया है। तो लड़का उठा, पहली फिल्म आज का गुंडा राज, AAJ, आज पहली लाइन में वही आती थी, अगर उसको अल्फाबेटिकली भी देखा जाए तो मुझे उसने कहा मैंने सुना है तू सुबह सुबह टाइपिंग भी सीखने जाता है। मैंने कहा हाँ जी मैं जाता हूँ। तो मुझे उस आदमी ने कहा था, शेख था वो कोई, उसने मुझे कहा था, उसने कहा देखो एक बात याद रखो, जो 2 कश्तियों पर सवार होता है वो हमेशा डूबता है। और उसी दिन मैंने दिल में ठान ली थी कि एक कश्ती एक नहीं 3 होनी चाहिए। और आज अगर मैं आपके सामने ठहरा हुआ हूँ तो मैंने हमेशा जिंदगी में 3 कश्तियों पर पांव धरा है, और मैंने इस चीज को गलत साबित कर दिया है कि एक कश्ती में सवार नहीं होना चाहिए कभी। एक कश्ती को छेद पड़े, टूटे, उल्टे, आपको दूसरा रास्ता दो कम से कम, आप अपने सारे रास्ते बंद कर देंगे। ये गलत सोच है कि एक कश्ती पर सवार होना चाहिए। मैंने एट द सेम टाइम वहाँ काम कर रहा था, टाइपिंग भी सीख रहा था। मुझे टाइपिंग हेल्पफुल साबित हुई 10 साल के बाद। मैं टीचिंग कर रहा था, साथ में कालीन के नक्शे बनाता था, कालीन के एक फैक्ट्री के अंदर। वहां पर मैं लाहौर में आया तो मैं यहाँ पर भी मैं टीचर बन गया, मैं राइटर भी साथ बन गया। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन साथ होना चाहिए, एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दैट इज रॉन्ग थिंग। और अगर उसके में जाते जाते आपको मुश्किलात आ जाती हैं, बढ़ जाती है मुश्किलात, तो आप फिर वापस आने का रास्ता ही कोई नहीं है। हमेशा मेरा 2 चीजें साथ चला है, एक ऑप्शन साथ रखे अपनी सर्वाइव के लिए, और ये फार्मूला हमारी लोअर मिडिल क्लास के लिए बेहतरीन है। हम लोग गरीब फैमिली से हैं, हमें जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और जो अमीर लोग होते हैं वो पेन के साथ ठक 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 आगे बैठे खेलते रहते हैं इस तरह, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है जो स्ट्रगल करने वाली कम्युनिटी है। तो हम तमाम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2-3 रखिए, एक फुल साइज चलाएं, दूसरा लाइट चलाएं, तीसरे का सोचें बात ऐसे। अगर एक नाकाम हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो दूसरा। आपको पता है FA, BA, MA ये खत्म हो गई है माशरे में। मैं यहाँ पर दिन से सुबह से लेकर रात तक मैं 6 बैच पढ़ाता था, और ये पीछे तक लोग होते, ठहरते थे लोग। अब एक बैच है। इसकी वजह ये नहीं है कि कोई MK भुट्टा अब डाउन चला गया, नहीं, स्टूडेंट है ही नहीं। BA करने वाला माशरे में बिल्कुल वैसा है जैसे मैट्रिक करने वाला है, FA वाला भी वैसे है, डिमांड नहीं है। और MA भी अगर इंग्लिश में नहीं किया तो बाकी किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो वो भी मैट्रिक के बराबर है। वैल्यू उसकी है आर्ट्स में, या जिसे A लेवल O लेवल किया। हमारी बदबख्ती कि हमारे वालिदैन उनको पता नहीं था, वगरना हम A लेवल O लेवल करके अच्छी जॉब कर रहे होते या फॉरेन चले जाते, हमें वो फॉरेन ले लेते। हमने क्या किया, हमने मैट्रिक किया और फिर आर्ट्स में आ गई, हमारी दूसरी बड़ी गलती। मैंने FSC की, चलो मैं लिटरेचर में आ गया, मैं गुजारा कर गया, लेकिन अब नहीं है। अब हाँ, इंग्लिश टीचर की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश टीचर की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। चाइना पूरा भरा पड़ा है, चौथा हिस्सा है दुनिया का, वहाँ इंग्लिश टीचर की बहुत ज़रूरत है, और अब का हमसाया है। इंग्लिश की डिमांड है, उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट ज़ीरो हैं। तो एकेडमीज ये क्या डाउन खत्म हो रही हैं, बंद हो रही हैं, BA का सेशन खत्म हो गया है। तो अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास तो मैं तो डेड हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं रोजी रोटी कहाँ से कमाऊंगा? ठीक है, इसलिए साथ दूसरा ऑप्शन राइटिंग का रखा है। अब सऊदी अरब से, दुबई से और भी 2-3 कंट्रीज हैं, वहाँ से लोग मुझसे नेट पर लेक्चर लेते हैं, तो वो भी मेरा रोजी का जरिया है। ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है तो फिर होगा ना, नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? तो अपने साथ साथ 2-3 ऑप्शन रखें। और अब BA करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन या बाहर चले जाएं शादी करके, या वैसे ही किसी तरह से। दूसरा ऑप्शन कोई प्रोफेशनल डिग्री, या MA इंग्लिश करें या LLB में चले जाएं। ठीक है, लेकिन काइंडली मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप आर्ट्स के लोगों के लिए MA इंग्लिश के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
अगर किसी और रास्ते में जाते हैं तो आप वैसे ही हैं जैसे मैट्रिक वाला है, बीए करने के बाद भी आप वैसे ही हैं, सिवाय चंद कोई क्लिकिंग पॉइंट्स होंगे जहां पर आपको फायदा हो जाएगा। लो जी, ये कॉनिक कैरेक्टर है, ये कॉनिक कैरेक्टर है बेटा। देखो 3 फैक्टर्स की वजह से, एक तो ये महब्बती है, अफेक्शन है इसके अंदर, कॉलसम नेचर है, एंड अ सडन चेंज ऑफ मूड। फॉर एग्जाम्पल शी पैशनेटली प्रिटेंड्स। अब मैं यहाँ पर 3 जो फैक्टर मैंने बताए हैं, उन तीनों फैक्टर्स को मैं टेक्स्ट से प्रूव करूंगा। मैं कहां से प्रूव करूंगा? ओरिजिनल टेक्स्ट की सपोर्ट दूंगा, इन तीनों बातों को, अपनी तीनों बातों को सपोर्ट दूंगा। पहली बात, इन्वर्टेड कॉमास में शी पैशनेटली प्रिटेंड्स, उसने बड़े जज्बाती अंदाज से प्रिटेंड्स, उसने कहा, बहाने से कहा, झूठ बोला। क्या कहती है? लेट हिज घोस्ट, उसकी रूह को सी देखने दो, उसकी रूह को देखने दो। हाउ आई लव हिम, कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। ये जब उसने कहा तो ये क्या पता चला कि वो कैसी है? अफेक्शनेट है, उसके अंदर अफेक्शंस हैं, वो आशिक मिजाज है। पहली बात हमने साबित की। दूसरी बात, एंड शी एंग्रली अब्यूजेस समनोव, और वो गुस्से से समनोव को गालियां देती है। ये कौन सी नेचर है उसकी? कॉलसम नेचर है। कहती है अबूर, जाहिल, अखोस बेयर, घटिया कुत्ते, अबोर बोन, रीच, अच्छा भूल गया, घटिया रीच, अबोर बोन, शराबी, अ मॉन्स्टर, ड्यू, एंड बेयर बेयर बेयर, और रीच रीच रीच। आप देखिए कि पहले मैंने लाइन जब खत्म हुई तो मैंने मॉन्स्टर के बाद इन्वर्टर का आवाज क्लोज कर दिए, एंड फिर मैंने लिखा ये लाइन मैंने टेक्स्ट में से किसी और जगह से ली थी, तो इसीलिए मैंने एंड करके उसको अलग इन्वर्टर का आवाज में रखा है। तो आपने ये सेंस कैम रखने हैं कि कहाँ पर टेक्स्ट खत्म हो रही है, कहाँ से लाइन किसी और जगह से ली जा रही है, तो उसके इन्वर्टेड का आवाज अलग से बनेंगे। तो ये कॉलसम नेचर सामने आ गई। शी इज इरेगुलर, और गैर मुस्तकिल मिजाज भी है। इन हर मूड टू, अपने मूड में। यस यस गो अवे, हाँ हाँ चले जाओ। यस वेयर आर यू गोइंग, स्टॉप, नो गो अवे। अब वो कभी कहती है ठहर जाओ, कभी कहती है दफा हो जाओ। तो ये उसका इरेगुलर मूड है। लेकिन अपने इसी इरेगुलर मूड की वजह से फायदा कितना हुआ है? 2 लोगों के दरमियान ना सिर्फ झगड़ा खत्म हो गया, बल्कि उनकी जिंदगी ज्यादा सहल और आसान हो गई। वो एक मैट्रिमोनियल बंधन में फिर दोबारा से जिंदगी का आगाज करने लगे। तो ये इरेगुलर मूड की वजह से है ना, ठीक है। अब इसका मतलब ये ना लेना कि आपकी शादियां हो जाए तो आप रात को उठ के गुम्मी हो जाएं। सुबह उठे हो कि इरेगुलर मूड पढ़ाया था, ठीक है। रात को छुप छुप के फोन सुनते हैं। अच्छा ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3, Samanov confesses that he is afraid of duels. Samanov confess करता है। confess का क्या मतलब होता है? एतराफ करता है। आप साइलेंट, आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जिसको नींद आ रही है आप भी खड़े हो जाए, खबर खड़े हो जाए। ओके। Samanov confesses that he is afraid of duel with Papua. Samanov इस चीज का एतराफ करता है कि वो पापुआ से डरा हुआ है। राफिया, वो पापुआ से डरा हुआ है। Is he serious? क्या वो संजीदा है? और is he mocking? या वो मजाक उड़ा रहा है पापुआ का? और has he some other design? या उसका कोई और डिजाइन है, कोई और प्लान है? क्या सवाल किया गया है कि समनोव ने जब कहा है कि वो 2 बदल लड़ाई से डरा हुआ है,
तो क्या मकसद था उसकी बात का? क्या वो पापुआ से मजाक कर रहा है, या क्या उसका कोई और प्लान उसके माइंड में आ गया है? क्या बात है, बतानी पड़ेगी। और डिस्कस समनोफ एज एन अनरियल एंड फेक एंड फ्रूट। बताएं समनोफ भी गैर हकीकी, फेक झूठा, फ्रूट बनावटी है। और या क्वेश्चन आ जाए, व्हाट वाज द ट्रू नेचर ऑफ समनोफ? समनोफ की ट्रू नेचर क्या है? ड्रॉ करेक्ट स्केच ऑफ समनोफ। वाज समनोफ ट्रू रास्कल एंड लिचरस? क्या समनोफ भी रास्कल, बदमाश, लिचरस और बदकार था? लिचरस का मतलब होता है सेक्स की तरफ हर वक्त माइल, जोशीला होना। पहले तो ये हमारे इलाकों में सेक्स की तरफ माइल होना, सेक्स करने के लिए जोशीला होना, हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत बुरी है। लेकिन यूरोप के अंदर अब ये चीज़ तो बड़ी क्वालिटी है। वो कहते हैं जी क्या बात है, मेरी बेटी बड़ी सेक्सी है। लोग इसे तारीफ करके बताते हैं, मेरा बेटा जी बड़ा सेक्सी कीड़ा है ये। अच्छा जी, अब तो पाकिस्तान से बाकायदा तनख्वाह पर बंदे मंगाते हैं। वहां पर ऐसी औरतें जिनके साथ कोई भी वफा नहीं करता, पाकिस्तान से लोग जाते हैं, पैसे लेते हैं, वफा करते हैं उनसे। ओके जी। Concentrated brilliance and wit in humor is the soul of Chekhov's farcical comedy. ये पैराग्राफ कौन सा है? फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। Samanov was false in pretending his trouble of interest. Samanov गलत था, झूठा था जब वो बहाना बना रहा था अपने सूद की अदायगी का, एंड स्पेशल एंग्रीनेस, और अपने खास कर गुस्से का जब वो बहाना कर रहा था तो वो झूठा था। टुवर्ड हर रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट, उसके पैसों के इनकार के बारे में जो वो गुस्सा दिखा रहा था उसमें वो झूठा था। क्लियर? He was an unreal and uneven conic character. बिल्कुल वैसा मैंने बनाया है पैराग्राफ, बहुत थोड़ी तब्दीली की है ताकि याद करने में आसानी रहे। वो अनरियल था, गैर हकीकी, एंड अनइवन, और वो टेढ़ा मेढ़ा, कोनिक, तिहरा करेक्टर था। ड्यू टू 3 फैक्टर्स, 3 वजूहात की बिना पर। हिज अफेक्शन, पहली बात वो मोहब्बती था। His quarrelsome नेचर, झगड़ालू था। एंड सडन चेंज ऑफ मूड, इसके अंदर भी वही 3 अनासर हैं जो अनासर पापुआ में थी। फॉर एग्जाम्पल, आइए टेक्स्ट की सपोर्ट देते हैं अपने सवाल को। He boast, उसने शेखी मारी, किसके बारे में? मोहब्बत, अफेक्शन के बारे में। I have seen more women than you have seen sparrows. तुमने इतनी चिड़िया भी नहीं देखी होंगी मैंने जितनी जिंदगी में औरतें देखी हैं। एंड इस टेराइजेस पापुआ, और उसने पापुआ को तंज का निशाना बनाया। इनसिंसियर, कहता है तुम या औरतें इनसिंसियर, बेवफा होती हैं, क्रुक, टेढ़ी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी। बैक बाइटर्स, गीबत करने वाली होती हैं। इनवॉइस, हासिद होती हैं। लायर टू द मारो ऑफ देयर बोन्स, और हड्डियों के गोदे तक झूठी होती हैं। वीन, नाकारा होती हैं। ट्रिवियल, घटिया होती हैं। मर्सीलेस, बेरहम होती हैं। अनरीजनेबल, नामाकूल होती हैं। एंड एट द एंड ही सीरियसली रिफ्यूजेस टू फाइट, और आखिर में उसने संजीदगी के साथ इनकार कर दिया लड़ने से। आर्ड्यूल, 2 लड़ाई। विच कन्फर्म हिज इरेगुलर मूड, जो कन्फर्म करती है उसकी इरेगुलर मूड को। अब इरेगुलर मूड का तो लिखना था, साथ एक सवाल का जवाब भी देते चले। मैंने कहा कौन सा सवाल का जवाब दिया कि उसने वाकई संजीदगी से इनकार किया था या नहीं किया था। हाँ जी, संजीदगी से इनकार किया था क्योंकि उसका मूड इरेगुलर था।
और उसका एविडेंस क्या है? वो कहता है आई एम वीक, मैं कमज़ोर हूँ, आई एम वैक्स, मैं मोम का गुड्डा हूँ, आई हैव मेल्टेड, मैं तो पिघल गया, आई एम ऑन माई नीज लाइक अ फूल, मैं तो बब्बर शेर की तरह अपने घुटनों पर बैठा हुआ हूँ, ऑफरिंग यू माई हैंड, तुम्हें अपना पंजा दे रहा हूँ, शेम शेम उसे कह रहा शर्म करो शर्म, मैं पंजा मार रहा हूँ तुम्हें The tune and attitude of the writer about Samanov, ये तब्दीली है थोड़ी सी, about Samanov। पिछले क्वेश्चन में था about फाफुआ, उससे पिछले में क्या था? नहीं अच्छा, about of the writer और फासिकल, चलो जी अबाउट नहीं था उसमें, ये इसमें क्योंकि समनोव के बारे में लिख रहे हैं तो आपने अबाउट समनोव कर देना, एक लफ्ज चेंज करेंगे पूरा पैराग्राफ उसके मुताल्लिक हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी चंद एक अल्फाज की तब्दीली है, ये आपने नोट करनी है। क्लियर? आर यू टायर्ड? बहुत अफसोस की बात है आपका टीचर नहीं थका, आप थक गए, ये तो कोई बात ना हुई। आप जवान है, हम बूढ़े हो। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉल बिटवीन फाफुआ एंड समनोव, फाफुआ और समनोव के दरमियान में लड़ाई का हाल बयान करें। व्हाट इज इट्स रिजल्ट, नतीजा क्या निकला। ब्रिंग आउट द रेडिकुलस बिहेवियर्स ऑफ द कैरेक्टर्स, दोनों किरदारों के रेडिकुलस बेहुदा किस्म के रवैयों के बारे में बयान करें। द प्ले इज अ कमेंट ऑन द हिपोक्रेसी इन ह्यूमन बीइंग्स, और ये प्ले कमेंट है इंसान की हिपोक्रेसी पर, इंसान की मुनाफकत पर। वेरी गुड। Concentrated brilliance and wit in humor is the soul of Chekhov's farcical comedy। ये पैराग्राफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन का फर्स्ट पैराग्राफ है। देखें वैसे बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, लेकिन अगर एक पैराग्राफ याद हो जाए तो बाकी सारा काम आसान हो जाता है कि नहीं? तो आप सोचें कि मैंने हर सवाल को मैनेज करने के लिए, हर सवाल के साथ चलाने के लिए पैराग्राफ को बनाने में कितनी देर लगाई है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों को कम से कम याद करना पड़े। अगर हमारी यूनिवर्सिटी हमसे याद कराना ही चाहती है तो चलो अब हम इतना ही कर दें कि याद करने वाला मटेरियल तो कम से कम करें ना, ठीक है ना? लो जी, क्वेश्चंस के आंसर बताइए। इन क्वेश्चंस में असल क्वेश्चन क्या है, इन तमाम क्वेश्चंस का असल क्वेश्चन क्या है, बताना क्या है इन क्वेश्चंस में? ना पता ना मैंने आपको मारना है। आप जी क्या है जी असल क्वेश्चन? असल क्वेश्चन क्या है? फाफुआ और समनोव की लड़ाई बतानी है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है हमारा। रिजल्ट क्या निकला है ये बताना है। तो आप तो ऐसे गुमसुम बैठे हुए हैं, मेहरबानी करें क्लास में तवज्जो करें, कंसंट्रेशन करें। They fight a bombastic verbal war nose to nose, उन्होंने नाक पर नाक रख के एक जबरदस्त किस्म की जबानी कलामी जंग लड़ी है। समनोव स्टेराइजेस, समनोव ने तंज किया। कहाँ गया जी? समनोव स्टेराइजेस फाफुआ, समनोव फाफुआ पर तंज करता है। Insincere, crooked, biters in voice, liars to the marrow of their bones, vain, trivial, merciless, unreasonable. Yes. वालेकुम अस्सलाम। जी 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 जी। 1 और 4 पेन दे बेटा जी। क्लास 1, 4 and 3 जी। मेल टीचर चाहिए फीमेल?
वन प्ले और 4, ठीक है जी, 3 बच्चे। मेल टीचर चाहिए या फीमेल? मेल टीचर चाहिए या फीमेल? जी अच्छा, मेल चाहिए जी। एड्रेस लिखवाएं, एड्रेस। जी वापडा टाउन में आना है। आप पहले बता दें मुझे अपना एड्रेस, और कल टीचर आएगा, 2 दिन पढ़ाएगा, उसके बाद फीस आपको बता देंगे, आप परेशान ना हो। D3 जी, D3 आगे 331 हाउस नंबर। फीस, हेलो, फीस 10,000 है जी, तीनों की। नहीं ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हाउस नंबर आपने बताया है 331 और D3। कोई फेमस प्लेस? कोई फेमस प्लेस है साथ की मशहूर जगह? D3 331 हाउस नंबर। ठीक है, मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं लेक्चर से जो फारिग हो तो फिर आपसे मज़ीद बात करता हूँ। ओके, ओके, नाउ अनरीजनेबल। उसके बाद क्या कहता है समझ लो, अ बिट ऑफ फ्लफ, बेमैनी चीज, रूही इन मॉर्निंग विद अ स्टेट ऑफ माइंड, मातमी लिबास में और ज़हनी कैफियत के साथ। यू लुक इनटू हर साउल, आप देखें तो सही इसकी रूह में झांक कर, एंड सी अ कॉमन क्रोकोडाइल, आपको वहां पर एक ही बड़ा मगरमच्छ बैठा नजर आएगा। बट यू हैवंट फॉरगॉटन टू पाउडर यूर फेस, लेकिन तुमने अपने चेहरे पर पाउडर लगाना तो नहीं भूली। एंड फाफुआ एंगरली अब्यूज समनो, और फाफुआ बड़ी कमीनी है, बदतमीज है, उसे समनो बेचारे को गालियां दी हैं। क्या कहती है? देखो जी, आबूर, a coarse bear, a boar bone, a monster, and bear. The tune and attitude of the writer, ये पैराग्राफ सेम है। अच्छा जी, ये देखिए अबाउट बोथ कैरेक्टर्स अब आ गया है, देखा आपने? क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स की बात थी तो अबाउट बोथ कैरेक्टर्स हो गया है। लास्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द बेयर। इस प्ले का जो टाइटल है वो है द बेयर। बेयर किसको रिप्रेजेंट करता है? रीच किसके लिए लफ्ज आया है? ये समनोफ के लिए आया है। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा द कंसंट्रेटेड ब्रिलियंस। सेम पैराग्राफ जैसा कि आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में पाया था। उसके बाद दे फाइट अ बम्बास्टिक वर्बल वॉर, नोज टू नोज। ये पीछे वाला पैराग्राफ, जो पीछे वाला क्वेश्चन अभी किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 4, मेरे ख्याल में उसमें से है ये। लो जी, सिर्फ नहीं, थोड़ा सा तब्दील है, यही पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ एंड से तब्दील है। अच्छा, सेम है जी। थर्ड पैराग्राफ तब्दील है जी, देखें। द ट्यून एंड एटीट्यूड ऑफ द राइटर अबाउट समनोफ, क्योंकि बेयर उसी को सिंबलाइज करता है ना। और फासिकल, सेंटिमेंटल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉन सीरियस, विच मेक्स हिम बॉर्मी बेयर। और ये चीज उसे बॉर्मी बेयर बना देती है, पागल रीच बना देती है। कि राइटर की ट्यून इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, सेंटिमेंटल थी, फासिकल थी, नॉन सीरियस थी। इसी ट्यून ने और रवैये ने इस समरनोव को क्या बना दिया? पागल रीच बना दिया। हॉट हीट ऑफ सेक्स अंडर ऐश ऑफ शाइनेस, सो द बेयर इन फैक्ट सिंबलाइजेस समरनोव।
पर हकीकत बेयर जो है वो सेमोनोव का ही सिंबल है। नाइस ऑफ यू। ठीक वेल ठीक है। तो